दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है अक्सर लोग प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। और जब शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि एक नहीं बल्कि कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी में हुआ। और दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन वाकई में जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है जौनपुर ज़िला। और इसी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है भीलमपुर गांव। और ये जो भीलमपुर गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है उनका नाम है अक्षयलाल। उम्र लगभग इनकी 38 साल के आसपास है। अक्षयलाल के परिवार के अंदर अक्षयलाल के अलावा उनकी पत्नी, जिसका नाम संजू देवी होता है, उम्र लगभग इसकी 35 वर्ष के आसपास है। अक्षयलाल और उनकी पत्नी संजू देवी के टोटल 2 बच्चे हैं। जो एक बेटी है उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास है, और जो बेटा है उसकी उम्र तकरीबन 2 साल के आसपास है। अक्षयलाल जो था ये बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए मेहनत मजदूरी कर कर ये अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वैसे तो अक्षयलाल के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अक्षयलाल को भी ये नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। दरअसल अक्षयलाल काम के सिलसिले में किसी दिन बाहर जा रहा होता है और उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की वजह से अक्षयलाल की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि अब वो बेड पकड़ लेता है। और जब अक्षयलाल बेड पकड़ लेता है तो उसका जो कामकाज था ये पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। अब अक्षयलाल का जब कामकाज ठप पड़ जाता है तो उसके बाद में परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि परिवार को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और पैसे कमाने वाला जो व्यक्ति था वो अब बेड पर आ चुका था। जब अक्षयलाल इस तरीके से बिस्तर पर पड़ जाता है तो अब उसके परिवार की जो चिंता थी ये कहीं ना कहीं अक्षय की बीवी संजू के ऊपर आ चुकी थी। और संजू भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पति का इलाज लगाने के लिए वो जगह जगह से पैसों का इंतज़ाम करती है, चाहे रिश्तेदारों से हो या फिर कोई कामकाज हो। संजू अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। लेकिन जो दुखों का पहाड़ संजू के परिवार के ऊपर टूटा था वो अब कम होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी बीच में एक तारीख आती है 28 अगस्त साल 2025। और इसी 28 अगस्त साल 2025 को जो संजू थी ये अपने पति की मेडिसिन लेने के लिए, यानी कि दवाई लेने के लिए प्रयागराज जाती है। लेकिन ये प्रयागराज दवा लेने तो जाती है, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आती है। अब जब पति इंतज़ार करते करते थक जाता है, रात की काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, 9 बजे के आसपास सुबह ये निकली थी, और जब लौट के नहीं आई तो उसके बाद में जो अक्षयलाल था ये अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है। और जब ये अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है तो जो मोबाइल नंबर था ये अब स्विच ऑफ हो चुका था। अब जब अक्षयलाल अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है, जब वो स्विच ऑफ बताता है तो अक्षयलाल अब ज़्यादा परेशान होता है। उसके बाद में ये तमाम मिलने वालों से, जानने वालों से, और संजू जहाँ कहीं भी जा सकती थी उन हर जगहों पर फ़ोन करता है, लेकिन इत्तेफाक से संजू का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। अब अक्षयलाल जो था वो संजू के तमाम रिश्तेदारों को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में पूछता है कि संजू यहाँ पर आई है। लेकिन जितने भी रिश्तेदार होते हैं संजू के, वो सब के सब यही कहते हैं कि संजू तो यहाँ पर नहीं आई है। अब अक्षयलाल इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अक्षयलाल ऑलरेडी बेड पर आ चुका था, और जो दोनों बच्चे थे उनकी परवरिश जो हो रही थी वो किसी तरीके से संजू ही कर रही थी। ऐसे में अक्षयलाल एकदम से पूरी तरीके से टूट जाता है और सीधा सीधा इस बात की सूचना पुलिस थाने में देता है। पुलिस थाने में सूचना देने के बाद में कहता है कि उसकी जो पत्नी है सुबह सुबह प्रयागराज दवा लेने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आई है। उसके परिवार को ज़िंदा रहने के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए उसकी पत्नी का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो बेड पर आ चुका हूँ और परिवार को कहीं ना कहीं जो संजू है वही चला रही है। और ऐसे में अगर संजू ही गुम हो जाएगी तो फिर हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा, यानी संजू के बिना हम जीवित भी रह सकते हैं इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ये अपनी गुहार पुलिस वालों से लगाता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपनी दरख्वास्त लगाता है और कहता है कि साहब जितनी जल्दी हो सके मेरी पत्नी संजू को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस भी जब ये बात इस अक्षयलाल की सुनती है तो इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और इस मामले की गुमशुदगी दर्ज करती है, और उसके बाद में संजू को हर एक जगह पर ढूंढने लग जाती है। अब दोस्तों, 28 अगस्त साल 2025 को ये महिला सुबह के 9 बजे अपने घर से निकली थी, और पुलिस में जो कंप्लेंट लिखाई गई थी वो लिखाई गई थी 29 अगस्त को।
लेकिन जैसे ही पुलिस इस पूरे मामले के अंदर छानबीन करना शुरू करती है, इसी बीच में सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब इसी गांव के बगल में एक गांव है कुड़ेरपुर गांव, और इसी कुड़ेरपुर गांव में एक तालाब के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत अपने दलबल के साथ में घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचती है। उस डेड बॉडी को उस तालाब के अंदर से बाहर निकाला जाता है। जब डेड बॉडी को तालाब के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो देखने के बाद पता चलता है कि इस महिला की उम्र लगभग 35 से 37 साल के आसपास रही होगी, और इस महिला की जो हत्या की गई है ये किसी भारी भरकम चीज़ से इसके सर पर बहुत जोर का प्रहार किया गया है, और जिसकी वजह से शायद इस महिला की मौत हो गई है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस जो थी उस महिला की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा सीधा उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है कि तुम में से कोई ऐसा है जो इस महिला को जानता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद में पुलिस इस डेड बॉडी के जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम, हर जगह पर सर्कुलेट करती है ताकि इस महिला की शनाख्त हो सके। और दोस्तों अगले ही दिन यानी 30 अगस्त साल 2025 को ये जो डेड बॉडी का फोटो था ये सीधा सीधा संजू के पति अक्षयलाल के पास पहुंचता है। अब जैसे ही अक्षयलाल के पास में ये फोटोग्राफ्स पहुंचता है, अक्षयलाल उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो देखते ही वो शनाख्त कर लेता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी संजू ही है। लिहाजा उसके बाद में ये जो अक्षयलाल होता है, जब ये अपनी पत्नी की शनाख्त कर लेता है, इसको लग जाता है कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी संजू देवी की है। लिहाजा जो अक्षयलाल था सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब 29 अगस्त साल 2025 को जो कुड़ेरपुर गांव से तुम्हें जो डेड बॉडी मिली है वो डेड बॉडी मैं एक बार देखना चाहता हूं। लिहाजा पुलिस वाले उसे मोर्चरी लेकर पहुंचते हैं। जो अक्षयलाल था जब उस डेड बॉडी को देखता है तो डेड बॉडी देखने के बाद में दहाड़े मार मार कर रोने लग जाता है। ये कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी संजू है। अब लिहाजा डेड बॉडी की जो शनाख्त हो जाती है। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। तो कत्ल का मोटिव पता करने के पुलिस जो थी वो संजू के पति अक्षयलाल से पूछताछ करती है। अक्षयलाल से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी आखिरकार कहाँ गई थी, तो अक्षयलाल बताता है कि वो तो प्रयागराज दवा लेने के लिए गई थी। लेकिन सबसे बड़ा पुलिस के जहन में जो सवाल था वो ये था कि आखिरकार एक महिला प्रयागराज दवा लेने के लिए जाती है तो फिर वो आखिरकार कुड़ेरपुर गाँव में क्या कर रही थी। लिहाजा इस बारे में जब संजू के पति से अक्षयलाल से पूछताछ की जाती है तो अक्षयलाल कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस उसके बाद में इस अक्षयलाल से उस महिला संजू का मोबाइल नंबर मांगती है और मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। और दोस्तों जब संजू के मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो उस CDR में एक अजीब सी बात पुलिस को पता चलती है। दरअसल उस CDR में एक नंबर ऐसा था जिस पे पिछले 2 साल से लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की ये बात थी कि लास्ट बार भी संजू ने उसी नंबर से कॉल की थी जिस नंबर पर पिछले 2 साल से वो लगातार बात कर रही थी। अब जैसे ही पुलिस को ये नंबर मिला जिस नंबर के ऊपर पुलिस को डाउट होता है, इसलिए पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जब ये पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास है। वेद प्रकाश के बारे में जब और डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वेद प्रकाश बदलापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है जो कि बिजली विभाग में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस इसके बाद में वेद प्रकाश की तलाश शुरू करती है और उसके बाद इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके घर पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस वेद प्रकाश के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो वेद प्रकाश है ये घर से फरार हो चुका है। लिहाजा पुलिस को अब समझने में देर नहीं लगती है कि जो वेद प्रकाश है ये इस कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए पुलिस अब इसकी तलाश शुरू करती है। और आखिरकार महज 4 से 5 घंटे के बाद में ही जो गांव पड़ता है सरेखनपुर गांव, उसी सरेखनपुर गांव से ये जो वेद प्रकाश था ये गिरफ्तार हो जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब इसे पुलिस थाने लाया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो वेद प्रकाश भी समझ चुका था कि अब पुलिस से किसी भी तरीके का बहाना करना या फिर कुछ भी झूठ बोलना शायद ये गलतफहमी होगी, इसलिए वेद प्रकाश भी किसी दबाव के बिना, किसी मारपीट, किसी झगड़े के बिना ये सारी बात पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से सुनाता है। लेकिन जब ये पूरी कहानी सुनाता है दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान हो जाता है और हर कोई यही कह रहा होता है कि आखिर आज के समाज में कुछ इस तरीके के लोग भी पड़े हैं। दरअसल जो वेद प्रकाश होता है ये पुलिस को जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से वेद प्रकाश एक प्राइवेट सेक्टर में बिजली का कॉन्ट्रैक्ट था, और जब बिजली का कॉन्ट्रैक्टर था तो उसके बाद में इसी के गांव आता है जिस गांव का नाम था भीलमपुर गांव।
और इसी भीलमपुर गांव में बिजली के कुछ खंभे वगैरह ये लगा रहा था। उसी दौरान इसकी मुलाकात संजू के साथ में होती है। अब जब वेद प्रकाश की मुलाकात संजू के साथ में संजू के गांव में ही होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और जब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो उसी समय वेद प्रकाश को संजू के परिवार की माली हालत के बारे में पता चलता है। और जब उसको माली हालत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए अब जो वेद प्रकाश था ये संजू को पैसे देना शुरू करता है। ना कि संजू को पैसे देता है बल्कि उसके पति जिसका नाम था अक्षय लाल, उसके खाते में भी ये पैसे अक्सर ट्रांसफ़र किया करता था। अब सारी ही चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद में सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। और उसके बाद में ये जो वेद प्रकाश था और ये जो संजू थी ये दोनों एक दूसरे में एक हो जाते हैं। अब जब इन दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात बनते हैं तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में ये सिलसिला आम हो जाता है। जब ये सिलसिला आम होता है तो तकरीबन इनके रिलेशनशिप को 1.5 साल का लंबा समय गुजर जाता है। और 1.5 साल के लंबे समय के बाद में जो संजू थी इस वेद प्रकाश से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। अब जैसे शादी की बात वेद प्रकाश सुनता है तो उसको बड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। उसको लगता है कि वो महज बस उससे टाइम पास कर रहा था, ऐसे में वो शादी की बात कर रही है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेद प्रकाश भी ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। इधर जो संजू थी ये भी शादीशुदा थी और इसका एक पति और इसके भी 2 बच्चे थे। लेकिन यहाँ पर संजू शादी के लिए लगातार वेद प्रकाश के ऊपर फोर्स डाल रही थी। लेकिन वेद प्रकाश संजू को समझाते हुए कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलने दो। जो पैसों की तुम्हारी थोड़ी बहुत ज़रूरतें रहेंगी मैं पूरा करता रहूँगा, लेकिन तुम समझदार हो, हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं जबकि हम दोनों किसी के साथ में ऑलरेडी उसके साथ में रिश्तों में बंधे हुए हैं। लेकिन संजू कहती है कि उसके पति का कोई भी भरोसा नहीं है, उसके पति की कभी भी डेथ हो सकती है। ऐसे में तुम्हारा भी भरोसा ना करूँ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। जब हमारे बीच में सब कुछ हो ही चुका है, हमारे बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं, जिस्मानी ताल्लुकात हो चुके हैं, तो फिर तुम बेहतर यही होगा मुझसे शादी कर अपने घर में ले जाकर रखो अपनी पत्नी बनाकर। लेकिन वेद प्रकाश संजू से किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहता था। अब जब संजू ये बात सुनती है तो एक बार वेद प्रकाश को ब्लैकमेल करती है और ब्लैकमेल करने के बाद में कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, और 5 लाख रुपए भी नहीं दोगे तो फिर मैं पुलिस थाने जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी, रेप का केस करूंगी। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बेइज्जती क्या है। अब जैसे ही ये बात वेद प्रकाश सुनता है वो सहम जाता है, डर जाता है कि ये क्या हो गया। वो तो बस महज मज़े के लिए लड्डू खा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। लिहाजा जो वेद प्रकाश था किसी तरीके से इस संजू को समझाता है, कहता है कि देखो जैसा तुम बोलोगी वैसा होगा। और वेद प्रकाश ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि उसे समय मिल सके। लिहाजा उसके बाद में वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत वो फैसला ये करता है कि जो संजू है अब इसे इस दुनिया से रुखसत करने का समय आ चुका है। लिहाजा वेद प्रकाश जो था वो संजू से कहता है कि 8 तारीख को जब तुम अपने पति की दवा लेने के लिए जाओ, 28 अगस्त साल 2025 को तब तुम एक बार बदलापुर में आकर मुझसे मिल लेना। और 28 अगस्त साल 2025 जब आती है तो संजू जब प्रयागराज दवा लेने के लिए जाती है तो वो बदलापुर इस वेद प्रकाश से मिलने के लिए पहुंच जाती है। और जब वो इससे मिलने के लिए पहुंचती है तो उसके बाद में वेद प्रकाश इसको अपनी बाइक पर बिठाता है और बाइक पे ही इस संजू को समझाता है कि देखो जैसा कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो, शादी की बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो संजू थी ये अपनी पूरी जिद पर अड़ी हुई थी और ये वेद प्रकाश को गालियाँ देना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम अपना अंजाम सोच लो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और उसके बाद में ये गाड़ी से उतरती है और एक सुनसान सा घर होता है, उस घर में जाके बैठ जाती है और खूब ज़्यादा गाली वेद प्रकाश को देने लगती है। वेद प्रकाश भी पीछे से पहुंचता है और फिर से संजू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संजू वेद प्रकाश से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। उसी बीच में वेद प्रकाश उसी घर के अंदर से एक ईंट उठाता है और उस ईंट से इस संजू के ऊपर एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार करता है, जिसकी वजह से संजू की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब संजू की मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को लेता है और सामने जो तालाब होता है उस तालाब में फेंकता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी वेद प्रकाश पुलिस को सुनाता है तो वेद प्रकाश की ही तहरीर पर वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है और जिस तरीके के सबूत इसके खिलाफ पाए जाते हैं, जो चार्जशीट पाई जाती है, उसके हिसाब से इसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस कहानी को सुना आप लोगों ने और सुनने के बाद में आप लोग यही कहेंगे कि अवैध संबंधों में एक महिला कुछ इस एक तरीके से बह चुकी थी कि उसने अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार के बारे में ही नहीं सोचा और अंततः उसे अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन दोस्तों वेद प्रकाश ने क्राइम किया है, उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।